देखिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जनरली वो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो जनरली लंबे समय तक हमारे चलते रहते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो पार्टी होती है हमारे पास, और एक पार्टी का नाम होता है कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है, और एक होता है एक पार्टी होती है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टी जो काम करवाता है। जैसे मान लिया ब्रिज बन रहा है तो मैं ब्रिज बना रहा हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, और जो मेरे से ब्रिज बनवा रहा है, गवर्नमेंट अगर हमसे ब्रिज बनवा रही है तो गवर्नमेंट हमारी कॉन्ट्रैक्टी है। कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए राजी होता है एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड मनी में काम करना। जो पैसा डिसाइडेड हुआ है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ फीचर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और वो क्या है फीचर्स कि जनरली जो काम होता है वो साइट पर जाकर होता है। मतलब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, अगर मान लिया आप मेरे से कह रहे हैं कि फर्नीचर कुछ आपको मेरे से खरीदना है, तो फर्नीचर मैं अपनी साइट पे बनाऊंगा, अपनी फैक्ट्री में बनाऊंगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जनरली मैं अपनी फैक्ट्री में ना बनाकर मैं कहीं और बाहर जाकर काम करता हूँ। जैसे रोड बन रही है, ब्रिज बन रहा है, कोई घर बना रहा हूं मैं, तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट साइट पर होते हैं ना। और लार्ज साइज का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या और जनरली ये 1 साल से ज्यादा पीरियड के भी टाइम पीरियड ले सकते हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट यूनिट माना जाता है, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टी हमें काम करना होता है। मान लिया मैं आपके लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ, अब आपके हिसाब से तो पेंट का कलर चूज होगा, ये थोड़ी ना मैं अपने हिसाब से कलर उस पर डाल दूंगा। आपके हिसाब से ही डिजाइन होगा, आपके हिसाब से ही फर्श बनेगा, आपके हिसाब से ही फिटिंग्स लगेंगी, तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्टी की पसंद का होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट में अगर मान लिया मैंने अपने आप से पहले बनाकर ऐसे रेडी टू मूव सेल कर रहा हूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग नहीं है, क्योंकि वो तो मैं कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो प्राइस डिसाइड होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। पैसा धीरे धीरे मिलता रहेगा। मान लिया 2-3 साल का काम है, तो ये तो है नहीं सारा पैसा एडवांस चाहिए या सारा पैसा मिलेगा काम होने के बाद, बीच बीच में धीरे धीरे पैसा मिलता रहेगा। तो उसके लिए क्या रहता है, बीच बीच में धीरे धीरे पैसा कैसे मिलेगा। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। मान लिया मैंने 1 साल में इतना काम कर दिया, तो मैं मान लिया ये काम 22% हो गया पूरा, तो मैं बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा पैसे ले लूं। तो मैं सेलिंग प्राइस मान लिया डिसाइड हुआ है 100 लाख, 1 करोड़ रुपए, तो मैं क्या कहूंगा कॉन्ट्रैक्टी से कि भैया 40% काम हो गया, 50% काम हो गया, मुझे 50 लाख रुपए दे दो। ये कोशिश रहेगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टी है वो भी बेवकूफ नहीं है, इतना बड़ा काम करा रहा है, तो वो क्या करेगा अपने इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से कहेगा इसे सर्टिफाई करके बताओ काम कितना हो गया। मान लिया 22% में से उसने कहा 20% कंप्लीट हो गया, क्योंकि 1-2% ऐसा है इनिशियल लेवल पर है छोटा मोटा, उसने कहा 20% काम कंप्लीट हो गया, तो इसे बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। तो इसीलिए लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलता है, और जो वर्क सर्टिफाइड होता है उसके हिसाब से मिलता है। तो अब उसने एम्प्लॉय ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टी है उसने अपने इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से बात करी, और उसने सर्टिफिकेट दिया कि 20% काम हो गया, वर्क सर्टिफाइड। तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टी कहेगा 100 लाख रुपए का है, 20% हुआ है, 20 लाख का काम हुआ है, रिटेंशन मनी 20% में रोक कर चल रहा हूँ, 16 लाख रुपए की पेमेंट कर दे। तो इस तरीके से काम चलता है। तो भाई इसे बनाने में मान लिया 10 लाख रुपए का खर्चा आया है बस, क्योंकि 100 लाख तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पे वो अपना कुछ मार्जिन काट के दे रहा है, क्योंकि वो उसे लगेगा ना कॉन्ट्रैक्टी को, अगर उसने सारा का सारा पैसा अभी दे दिया तो फिर तो कॉन्ट्रैक्टर नचा देगा, क्योंकि मान लिया जितना भाई उसने 20 लाख पूरा दे दिया, मुझे पता है जितना काम करा सारा पैसा मिल गया, 10 का 20 लाख मिल चुका है, मुझे और कोई प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मैं यहाँ छोड़ के वहां काम करने लग जाऊंगा। लेकिन मुझे पता है मेरा पैसा बहुत कम मिला है मुझे अभी, और मेरे को और मिलना है, तो फिर मैं यहाँ पर काम करता रहूंगा, इसे परेशान नहीं करूंगा।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है कि पैसा ज्यादा दे दिया तो हम नाचते रहेंगे, पैसा कम दिया तो वो नाचता रहेगा हमारे यहाँ, तो कम ही पैसा दे रहा है हमें। अगर हम इस चैप्टर के हिसाब से करें तो कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर वाइज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट जो 1 ईयर के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो गया है। दूसरा अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब साल खत्म हुआ अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। और तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ बट नियरली कंप्लीशन होने वाला है, लगभग 80 90 95 98% काम हो गया है, थोड़ा सा 1-2 महीने और लगेंगे काम पूरा हो जाए। तो उसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा अलग मेथड होता है, अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा अलग मेथड होता है। तो एक तरीके से हमें 3 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड करना है। हम सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं आप कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो क्या होगा। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो एक सिंपल पी एंड एल की तरह हम अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और थोड़ा पी एंड एल से अलग है लेकिन पी एंड एल की तरीके से बोल रहा हूँ। क्यों पी एंड एल से अलग है, क्योंकि कई बार हम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पर लिख देते हैं। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है उनको भी यहाँ पर हम कई बार लिख देते हैं। अब देखिए जो पी एंड एल अकाउंट होता है उसमें डेबिट में हम रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस लिखते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ईयर, और क्रेडिट में हम सेल्स लिखते हैं। यहाँ सेल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये रहा कॉन्ट्रैक्टी के नाम से। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन गई, हमारी जनरल एंट्री बन गई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जो हमारी एंट्री होती है ना डेटर डेबिट टू सेल्स, तो डेटर कौन है यहाँ, कॉन्ट्रैक्टी। और सेल्स को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग में, पी एंड एल में, ट्रेडिंग पी एंड एल में। तो जो शॉर्टकट अकाउंटिंग क्या होती है कि ट्रेडिंग पी एंड एल अलग से पहले हम सेल लिखें फिर उसे ट्रांसफर करें, सीधा ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं, तो सारे एक्सपेंसेस कौन से आ जाएंगे, डेबिट साइड में। लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग है। मेथड अलग क्या है, देखिए हम अगर कोई पर्टिकुलर असेट मशीन जनरेट, मान लिया हमने जनरेटर खरीदा है और वहीं इसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा है, तो जनरेटर की पूरी कॉस्ट हम डेबिट में डाल देंगे और जो बचेगा ईयर एंड में उसे क्रेडिट में डाल देंगे, जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक असेट इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं खरीदी है, असेट ऑलरेडी है हमारे पास, तो कुछ समय के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। तो दो में से एक काम होगा, या तो हमने कोई स्पेसिफिक असेट खरीदी है तो सीधा उसकी कॉस्ट डेबिट में और उसकी ईयर एंड में बची हुई वैल्यू क्रेडिट में। और अगर कोई पुरानी एसेट है या ऑलरेडी एसेट है या कुछ कम समय के लिए यूज हो रही है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन केवल डेबिट में आ जाए। हम कोई मटेरियल सीधा खरीद रहे हैं डेबिट में आ जाएगा, कोई मटेरियल हम अपने स्टोर से इशू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट में आ जाएगा, लेबर लग रही है डेबिट में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग है डेबिट में आ जाएगा, खर्चे ओवरहेड्स डेबिट में आ जाएंगे, माल वापस आया क्रेडिट में आ जाएगा, माल बचा हुआ है क्रेडिट में आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस है क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग पीएनएल। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस से अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को इफेक्ट होने देंगे तो हमें लगेगा ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लॉस दे रहा है, लेकिन वो तो हमारा एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस तो कभी ऐसा हो सकता है आग लग गई, चोरी हो गया, वो उस बेचारे कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई गलती नहीं है, यहाँ लॉस निकाल दो, तो वो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में लिखकर ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग पीएनएल। ऐसे ही हमने कोई असेट लिखा डेबिट में तो असेट का कोई हिस्सा वापस आया तो क्रेडिट में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये चलता है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ कैसे होगा। जैसे हमने मटेरियल इशू करा, सीधा खरीदा, अपने यहाँ से इशू करा, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से आया तो सब इसके डेबिट में आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो इस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है। लेबर आया, आउटस्टैंडिंग है, वो सब आ जाएगा, एक्सपेंसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब आ जाएगा। कोई स्पेसिफिक प्लांट है वो डेबिट में आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। और कोई डिप्रिसिएशन है, स्पेसिफिक प्लांट नहीं है तो वो आ जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? देखो जब भी आपको पता है टीवी बनाया है किसी कंपनी ने, सोनी टीवी है, तो सोनी टीवी ने उसके अंदर हजारों जो छोटी मोटी चीजें हैं वो सारी खुद नहीं बनाई है, कुछ चीजें कहीं और से बनवाई है, तो उसे हम सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बोल देते हैं। तो मान लिया हमने कॉन्ट्रैक्ट में कोई काम किसी और से कराया तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट। कोई एक्स्ट्रा वर्क डन है, मान लिया कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई कि भैया हम 2 मंजिल मकान बनाएंगे, बाद में उन्होंने कहा 2 मंजिल के बाद एक कमरा और डाल दो छत पे, हमने उसका खर्चा और लिख देंगे और अलग से सेलिंग प्राइस ले लेंगे।
ये तो डेबिट की आइटम हो गई जो जनरली हम खर्चा वर्चा डालते हैं। अब डेबिट में सबसे पहले था मटेरियल हमने भेजा, अब मटेरियल वापस आया तो क्रेडिट में आ जाएगा, है ना। सप्लायर को परचेज रिटर्न है, क्रेडिट में आ जाएगा। हमने स्टोर में वापस किया, आज आएगा। किसी और कॉन्ट्रैक्ट को भेजा तो वापस आ जाएगा। किसी मटेरियल को बेचा तो वो आ जाएगा। बेचने पे लॉस हुआ तो वो आ जाएगा। बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो वो आ जाएगा। डेबिट में लॉस होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। तो क्योंकि हमें जो गुड्स है उसे बेचने खरीदने पे प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये सब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, ये नॉर्मल गेन और लॉस की तरह मान लो, या अलग से लिख करके उसे ट्रांसफर कर देंगे। अब ऐसे ही हमने कोई डेबिट में जो स्पेसिफिक प्लांट भेजा था, डेबिट में हमने लिखा था जो स्पेसिफिक प्लांट था उसकी कॉस्ट, तो जो प्लांट बच गया, वापस आ गया, कहीं और ट्रांसफर करा है, बेचा है, बचा हुआ है, सब कुछ यहाँ क्रेडिट में आएगा, उसका प्रॉफिट लॉस भी यहाँ आएगा। तो ये सारी चीजें अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लिख रहे हैं तो ये सारी चीजें आएंगी, और अगर हम डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं तो एक सिंगल ये डेप्रिसिएशन आएगा, और ये ग्रीन कलर से जो सारा हाईलाइटेड कर रहा है प्लांट से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ही आना है रिप्रेजेंटिंग ओनली। ये जो हम ग्रीन कलर से सारा लिखा है इसका प्लस माइनस करके रिजल्ट केवल डेप्रिसिएशन ही आएगा। अगर मैं प्लांट अकाउंट बनाऊं और डेबिट और क्रेडिट में पूरा करूं तो जो डिफरेंस आएगा वो डेप्रिसिएशन ही आएगा। तो डेप्रिसिएशन ही अल्टीमेट आना है। लेकिन हमारी इच्छा है, क्वेश्चंस में हम कई बार इच्छा होती है हम डेप्रिसिएशन लिखें या ये लिखें, लेकिन अगर कोई लिखा है इतना प्लान इशू करा, इतना प्लान रिटर्न आया, इतना प्लान बचा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये चाहता है कि हम उसको ऐसा लिखें जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया, ना कि डेप्रिसिएशन जो मैंने ब्लू कलर से। लेकिन अगर हमें बता रखा है कि प्लांट 10 लाख रुपए का 2 महीने के लिए था, तो ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि हमें सीधा सीधा 2 महीने का डेप्रिसिएशन लिख देना चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टी को कहां दे रहे हैं हम बेनिफिट? कहां जोड़ा है? हटाया है, उसे हटाना बोलते हैं भाई। डेबिट में हमने 10,000 रुपए का प्लांट लिखा, हमने बेच दिया 12,000 में, तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ लिख दिया, हिसाब बराबर हो गया ना। इसे ट्रांसफर किया पीएनएल, हटाया है, इसे जोड़ा नहीं है। और ये कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट नहीं है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट है, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में जाएगा वहां पर, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा है, कॉन्ट्रैक्टी का नहीं है। इसमें जो भी हम लिख रहे हैं उसे कॉन्ट्रैक्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो बात भी सही नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर हमारा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया ये कॉन्ट्रैक्टी से हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और एक्स्ट्रा वर्क डन है उसका पैसा लेना है, और फाइनल रिजल्ट डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा, डेबिट में लॉस आ जाएगा क्रेडिट में। वो लिखा नहीं है क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए बात कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिट की पॉजिटिव बात करते हैं, काम करने ये होने वाला। तो ये है हमारा, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है तो उससे रिलेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, जैसे हमने बात करी प्लांट की, प्लांट से रिलेटेड है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे प्लांट, हमने कहा कि प्लांट को हम स्पेसिफिकली अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीद रहे हैं तो हमें उसकी पूरी कॉस्ट को डेबिट करना चाहिए, और अगर हम केवल कुछ समय के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाए, प्लांट एंड मशीनरी हमने भेजी है 1 लाख की, तो 1 लाख हमारी यहाँ आ जाएगी। प्लांट टू प्लांट इशूड या सेंट, कुछ भी लिख देंगे। 5,000 का चोरी हो गया तो बाय प्लांट स्टोलन, क्योंकि इसे इसीलिए हटाया क्योंकि हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये तो चोरी हो गया, हमारे खर्चे में थोड़ी ना आएगा, ये लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, पीएनएल में जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में, इसीलिए इसे हटा दिया। भाई 1 लाख का माल प्लांट भेजा, 5,000 का चोरी हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो 95,000 का ही यूज हुआ ना, तो 5,000 हटाना पड़ेगा। बचा हुआ प्लांट है, ये WDV होती है 28,000, तो बाय प्लांट एट साइट 28,000, 28,000। तो जो डिफरेंस है वो डिप्रिसिएशन है, ऑटोमेटिकली आ गया ना। 1 लाख डेबिट में आया, क्रेडिट में हमने लिख दिया 33,000, तो 67,000 रुपीज ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएशन आ गया ऐसा लिखने से। तो इस तरीके से हमें करना, इसका कोई बैलेंस वगैरह नहीं निकालना है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाया है
कुछ ही इंफॉर्मेशन शो करी है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट नहीं बनाया। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें लिखा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 13 हफ्ते लेगा कंप्लीट होने में, प्लांट वापसी आया 32,000 रुपए का, डिप्रिसिएशन लगने के बाद एक ट्रैक्टर है 60,000 का, उस पर भी डिप्रिसिएशन लगाना है हमें, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बताना है कैसा दिखाई देगा। अगेन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिखाएंगे अगर हम, तो प्लांट वापसी आया तो बाय प्लांट रिटर्न, प्लांट रिटर्न यहाँ पर आता है 32,000। आफ्टर डेप्रिसिएशन वही लिखते हैं हम, डब्ल्यूडीवी लिखते हैं, डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू लिखते हैं। तो टू प्लांट इशूड हमें पता चल जाएगा कितने का हमने इशू किया होगा, जब हमें पता है 32,000 रुपए, 20% का डेप्रिसिएशन लगने के बाद की वैल्यू है, तो ये 80% वैल्यू है, तो 100% वैल्यू 40,000 हो गया। तो 40,000 का भेजा था, 32,000 का वापसी आ गया, तो 8,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ जाएगा। फिर है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन लिखना है सीधा, क्योंकि वो लैंग्वेज ऐसी है कि वो कह रहा है ट्रैक्टर थोड़े समय के लिए 2 महीने के लिए वहां पर है ना, 13 हफ्ते के लिए, मतलब ट्रैक्टर वाज 60,000 और डेप्रिसिएशन 15% है। अब 13 हफ्ते के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो 60,000 60,000 इंटू 15% इंटू 13/52, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा ट्रैक्टर पर कितने का आ गया, तो इस तरीके से आएगा। समझ में आता है? अब ट्रैक्टर हमारा बाकी समय और कहीं यूज हुआ होगा, तो बाकी जो और किसी कंटेंट में यूज हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिख देंगे। मान लिया बाकी समय यूज ही नहीं हुआ, तो कॉस्टिंग पीएनएल में लिखेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो पूरे साल का लगाना ही है, चाहे यूज हुआ हो या ना हुआ हो। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा छोटी सी बात बताई। नेक्स्ट है मटेरियल, मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि मटेरियल डेबिट में इशू होता है, क्रेडिट में आता है, रिटर्न सेल वगैरह सब कुछ। तो हमने मटेरियल परचेज किया, आएगा मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, मटेरियल रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्टैक्ट, रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू अदर कॉन्टैक्ट, लॉस बाय फायर, मटेरियल एट साइट, क्रेडिट। तो इस तरीके से आ जाएगा आइटम कहां पर आ, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट में आएंगे, एक्स्ट्रा वर्क भी डेबिट में आएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी डेबिट में आएगी। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे होगा, जब जब हमें पैसा मिलता रहेगा, साथ के साथ कुछ एडवांस भी लेंगे हम, ऐसा थोड़ी ना अपनी तरफ से माल लगाना शुरू कर दें, उससे कुछ एडवांस भी लेंगे। तो जो एडवांस मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, और जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टी डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस चलता रहेगा, क्योंकि हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी एंट्री बनाते रहे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में लिखा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाइए, तो हम उसको बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाइए और हमें बताइए क्या प्रॉफिट वगैरह आ रहा है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख है और हमने 1 जनवरी 2016 को कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है, और हमें बता रखी है बहुत सारी चीजें। ये चीजें मैंने अलग अलग आपको बता दी थी, तो अब हम एक साथ हम इसको यूज कर लेते हैं। हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और कॉन्ट्रैक्ट साल के पहले दिन हमने शुरू किया, साल के अंतिम दिन पूरा हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है 1 जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर 2016, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बना रहे हैं। मटेरियल परचेज डेबिट में आता है, टू मटेरियल परचेज्ड 80,000 का डेबिट में आ जाएगा, इशूड फ्रॉम स्टोर भी डेबिट में आ जाएगा 1,10,000, मटेरियल रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट ये भी डेबिट में आ जाएगा 25,000। तो टोटल कितना आ गया हमारा 2,15,000। वेजेस पेड, टू वेजेस पेड 1 लाख, और यहाँ लिखा है, मैंने पढ़ लिया था क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000।
प्लस आउटस्टैंडिंग 5000, तो टोटल 1,05,000 हमारा वेजेस का एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 2500, 2500, 17,500 हो जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी, अब प्लांट एंड मशीनरी स्टोलन एट साइड सब दिया है, तो हम डेबिट में ही प्लांट एंड मशीनरी लिख लेते हैं। टू प्लांट, अब ये काम हम P&L में नहीं करते हैं। P&L में तो हम हमेशा एक्स डेप्रिसिएशन ही लिखते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी इशूड है 1 लाख, हमने डेबिट में लिख दिया। मटेरियल रिटर्न, तो बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 5,000 क्रेडिट में आ गया। रिटर्न टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आ गया 7,000। मटेरियल लॉस बाय फायर, नॉर्मल लॉस P&L में जाएगा 3,500। मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट है 4,000 ना, टोटल कितना आ गया ये? 19,500। प्लांट एंड मशीनरी, तो बाय प्लांट एंड मशीन टोलन 10,000। एट साइट 8,000। बाय कॉन्ट्रैक्टी पूरा हो गया 5 लाख। टोटल 537,500। प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। हमसे कहा गया है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाओ। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना लेते हैं। जो पैसा मिला बाय बैंक, क्वेश्चन के अंदर लिखा हमें पूरा पैसा मिल गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया ये अकाउंट। ये हमने एक कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का पूरा एग्जांपल क्वेश्चन समझ लिया, कैसे कंप्लीटेड अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट